Good morning. Rupesh sir from E-Pathshala Ramgarh. Class 9, Biology, Fundamental Unit of Life, Part 5. इस क्लास में हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास में एक प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? हाउ डज अमीबा गेट देयर फूड? तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये अंतः कोशिकता या इंडोसाइटोसिस क्या होती है। इंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका के बाहर अगर कोई खाद्य पदार्थ होता है इसके सामने, तो इस खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है, ये इसे अपनी ओर घेरता है, इसके समीप जाता है और समीप जाने के बाद भोजन को चारों ओर से घेरना शुरू करता है। ये आगे बढ़ गया, इसके बाद ये भोजन को इस रूप में घेरता है, ऐसे एक खांच के रूप में। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि ये और ज़्यादा इसको घेर लेता है और नेक्स्ट स्टेप में इसे कवर कर लेता है और ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर चले आते हैं। ये मेरा जो फूड पार्टिकल है ये अंदर आने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। वह कोशिकीय प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणुओं को सक्रिय रूप से कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर ले जाया जाता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर ले जाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अमीबा में जो है एक कोशिकीय जीव है जिसमें सारी जैविक प्रक्रियाएं उसी एक कोशिका से होती है, चाहे वो श्वसन हो या पोषण हो या उत्सर्जन हो। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है और इस अमीबा में एक केंद्रक होता है। ये अमीबा हो गया, ये इसके कोशिका द्रव्य हैं, ये केंद्रक है और ये मेरा फूड वैक्यूल है जिसको हम लोग खाद्य रिक्तिका कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जब किसी भोजन के समीप आता है, ये मेरा भोजन है, ये भोजन हो गया और ये है मेरा अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अंतः कोशिकता मतलब इंडोसाइटोसिस के द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये अपने कूटपाद को, इसे कूटपाद बोलेंगे या कोशिका झिल्ली, ये मेरा कूटपाद है जिसको हम लोग इंग्लिश में सीडोपोडिया बोलते हैं, मतलब फॉल्स फूड है, फूट है इसका। नेक्स्ट स्टेप में ये जो अमीबा है ये क्या करेगा, ये भोजन के समीप जाएगा, ये केंद्रक है, ये फूड वैक्यूल, यहाँ मेरा भोजन, ये भोजन के समीप चला गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अमीबा क्या करेगा, ये जो भोजन पार्टिकल है इसको चारों ओर से घेरने की कोशिश करेगा इन दिस वे। और हम लोग जानते हैं अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, इसके कोई शेप नहीं होता है। तो ये अमीबा हो गया, ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है, ये फूड वैक्यूल जिसको हम लोग खाद्य रिक्तिका कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को अंदर ले आता है और ये जो खाना है वो अमीबा के शरीर के अंदर चला जाता है। ये फूड पार्टिकल में ये यहाँ से चला जाएगा, ये केंद्रक है। तो अमीबा में क्या हुआ, एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में ये हो गया कि ये जो अमीबा है भोजन के सामने आता है। दूसरे स्टेप में क्या है, इसके जो कूटपाद है या कोशिका झिल्ली है इस भोजन को चारों ओर से घेरने का कोशिश करता है। थर्ड स्टेप में वह और ज़्यादा कवर कर लेता है और फोर्थ स्टेज में वो जो है मेरा भोजन जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, वो अमीबा के कोशिका के अंदर
चला आता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपने भोजन को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जल के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। इसे हम परासरण कहते हैं। यहाँ पे जल है और जल के साथ हम लोग चीनी मिलाए हैं, तो ये मेरा एक विलयन तैयार हुआ। तो जल को हम लोग विलायक कहते हैं और चीनी को विलय। इस साइड में चीनी की मात्रा अधिक है और इस साइड में चीनी की मात्रा कम है। तो ये उच्च सांद्रता हो गया और ये निम्न सांद्रता हो गया। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जब जो गति है अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, तो इसे हम परासरण कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग देखेंगे कि मान लेते ये एक प्लास्टिक की कवर किया हुआ, ये प्लास्टिक हो गया। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं एक चाय छन्नी लेते हैं ये, और थर्ड हम लोग ले लेते हैं ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, तीन मेरे पास है। ये चाय छन्नी है जिसे हम लोग चाय छानते हैं, और ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। हमारे पास जो विलयन है चीनी और जल दोनों को हम लोग घोल के एक विलयन बनाए, और इस विलयन को हम यहाँ से पार करते हैं। तो यहाँ से कोई भी चीज़ पार नहीं होगा, ये रुक जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपारगम्य झिल्ली। मतलब इस झिल्ली से कोई भी चीज़ पार हो नहीं सकता है। अब इसी विलयन को अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये जो विलयन है, ये चीनी और ये जो पानी है, ये पूरा का पूरा छन कर आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण पारगम्य झिल्ली। ये हो गया अपारगम्य और ये पूर्ण हो गया। और इसी विलयन को अगर हम यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? चीनी के कण ऊपर रह जाएगा और यहाँ से जल बाहर चला आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये मेरा परासरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? हम लोग देखते हैं, ये मेरा कोशिका झिल्ली है और ये मेरा केंद्रक झिल्ली है। इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली और ये मेरा केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे मेरा गुणसूत्र है और केंद्रिका है, और जितने भी कोशिकीय अंगक हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो सेंट्रियोल हो गया, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियम्स है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके अंदर चाहे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, तो ये सारी बहुत सारी रचनाएं हैं। ये डबल लेयर है, ये भी डबल लेयर है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो सबसे बाहरी भाग है, प्रश्न में है कि अगर ये टूट जाती है, फट जाती है, तो क्या होगा? तो इसके फटने से आंतरिक रासायनिक पदार्थों का संगठन ठीक से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये कुछ पार्ट्स बाहर चले जाएंगे, कुछ पार्ट्स अंदर चले आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ पदार्थ हैं वो मुक्त रूप से बाहर निकलेंगे, अंदर आएंगे, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, छोटे छोटे छिद्र हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और गैसेस आसानी से ट्रांसपोर्ट होते हैं, परिवहन होते हैं।
तो अगर ये प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है तो रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ पदार्थों के कुछ कण अंदर बाहर होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कोशिका में ये गोल्गी बॉडी, ये स्ट्रक्चर है गोल्जी उपकरण। प्रश्न है कि अगर ये गोल्जी उपकरण नहीं हो तो क्या होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो गोल्गी बॉडी है स्ट्रक्चर लाइक ये इंटरसिस्टर्नल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, और ये 5 से 7 संख्या में रहता है, एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ है। और बोलता है अगर ये गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि गोल्जी बॉडी का काम है हमारे बॉडी में पदार्थों का स्टोरेज करना। स्टोरेज का मतलब वो संचयन, वो स्टोर करके रखता है। सेकेंड है पदार्थों का रूपांतरण, इसको वो मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाइड करता है, मतलब उसको रूपांतरित करता है। और साथ ही साथ पदार्थों का पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग का मतलब हुआ पैकिंग करना। तो इतने सारे चीज़ गोल्गी बॉडी का काम है, ये इसका कार्य है। ये हो गया मेरा गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण के क्या क्या कार्य हो गए, तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो ये तीनों का तीनों कार्य उस कोशिका में संभव नहीं है। गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन, पदार्थों का रूपांतरण तथा पदार्थों का पैकिंग संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे 2 कोशिकीय अंगकों के नाम बताएं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, तो हमारे शरीर में डीएनए है जिसे हम लोग डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और हिंदी में डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हमारी कोशिका में जो जंतु कोशिका है उसमें एक अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार पादप कोशिका में प्लास्टिड एक संरचना है जिसमें डीएनए होता है। तो वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर वन इज प्लास्टिड। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, पार्ट 5 समाप्त होता है। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न आएंगे आप उसे अवश्य हल कर सकते हैं। थैंक यू।